पॉलीमर चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल आना ही आना है, तो अगर आप ये पूरा वीडियोस देखते हैं तो आपको पॉलीमर्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के काफी सारे रिएक्शंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को आपने फिनॉल से रिएक्ट करवाया और फिनॉल से रिएक्ट करा के एक पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया है। पर जब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो ऊपर वाला COOH तो ऑक्सीडाइज होता ही होता है, जो नीचे वाला CH2OH, तो ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टर होगा, बट दिस ग्रुप इज। बच्चों, पॉलीमर चैप्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक सवाल आना ही आना है, और जे एडवांस से पहले जे मेन में चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है। दिस चैप्टर वेरी डिफिकल्ट टू रीड। ऑल्सो लर्निंग बेस्ड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा रिएक्शंस भी इन्वॉल्व हैं इस चैप्टर में, जो सभी मिलकर इस चैप्टर को थोड़ा टिपिकल बना देते हैं। तो आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं आज आया हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। इन क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे पॉलीमर्स को इंक्लूड किया है। उसके साथ साथ पॉलीमर्स जिस जिस चैप्टर के साथ इंटीग्रेट हो सकते थे, रिडक्शन के साथ इंटीग्रेट हो सकते थे, ऑक्सीडेशन के साथ हो सकते थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ हो सकते थे, उन सभी इंटीग्रेशंस का भी मैंने ध्यान रखा है। तो आइए फटाफट से इस रोड मैप को करना स्टार्ट करते हैं। इस रोड मैप का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए आपको यह करना है कि मैं 10 सेकंड के लिए साइड में होऊंगा। आपको फटाफट से स्क्रीन को पॉज करना है। पॉज करने के बाद इस पूरे रोड मैप को एनालाइज करना है। इस पूरे रोड मैप में से जितने क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करना है, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक करना है। इस रोड मैप के जस्ट बाद में मैंने इस रोड मैप के आंसर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं। जस्ट इन केस आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ पॉलीमर्स की आवश्यकता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं वो लिस्ट भी अपडेट करा दूंगा। इस पर्टिकुलर सेशन का PDF इस सेशन के बाद आपको मिल ही जाएगा। और हाँ, यहां पर हमने इंक्लूड किए हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के क्वेश्चंस भी। तो एक तो हमने ये सेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्लूड किया है, और इसी वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रॉब्लम के बाद में एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी रिएक्शंस को हमने केटर किया है। तो अगर आप ये पूरा वीडियोस देखते हैं तो आपको पॉलीमर्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स के काफी सारे रिएक्शंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पे आपको जो सबसे पहला हिंट मिलना चाहिए वो हिंट मिलना चाहिए इस चेन के थ्रू। आपने वीडियो पॉज करा होगा, आपने इस पूरी चीज को एनालाइज किया होगा। अगर नहीं किया तो दोबारा वीडियो को एक बार पॉज करिए और इस पूरे रोड मैप को एनालाइज करिए, इसको एक्यूटली माइन्यूटली देखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये वाली चेन है जहां पे A से B और B से X जा रहा है, जो पॉलीमराइज होकर PVC बना रहा है, दिस विल गिव यू एन इंसाइट अबाउट व्हाट इज X। अगर आप ध्यान दें तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है बच्चों CH2 CHCl, और ये फर्दर पॉलीमराइज हो जाता है। अब देखिए, यहां पे हमने X जो बनाया है वो B के ऊपर HCl का 1 इक्विवेलेंट डाल के बनाया है। तो अगर हम मोनोमरिक चेन देखें PVC की तो वो होगी CH2 डबल बॉन्ड CHCl। और अगर हमने देखा कि HCl का 1 इक्विवेलेंट B पे डाला जा रहा है तो B निश्चित तौर पर रहा होगा बच्चों एसिटिलीन, विच मेक्स A कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब वाटर डालते हैं तो क्या बनता है? एसिटिलीन। तो B है एसिटिलीन। अब देखिए, B से C जाने के लिए हमने हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 यूज किया। ये एक पॉइजन कैटलिस्ट है और एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो C आपका हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2 और इथीन। अब इथीन का हमने किया ओजोनोलिसिस। अच्छा, इथीन वापस पॉलीमराइज होकर बना रहा है पॉलीइथीन, है ना। अब इथीन का अपन ने किया ओजोनोलिसिस। तो अगर आप इथीन का ओजोनोलिसिस करेंगे बच्चों तो आप ये देख सकते हैं कि जो D होगा वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। योर D वुड बी फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए, फॉर्मल्डिहाइड को आपने फिनॉल से रिएक्ट करवाया और फिनॉल से रिएक्ट करा के एक पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया है E1। इसका मतलब अगर हम फिनॉल का रिएक्शन देखें फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो क्या आप जानते हैं कि अगर फिनॉल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर, ये देखिए यहां नहीं बन पाएगा तो हम E को अलग से बना देते हैं। तो जो E1 प्रोडक्ट है वो फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब होगा बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और OH CH2OH CH2OH और CH2OH बन जाएगा। अब ये चीज जब पॉलीमराइज होगी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या कोई भी एसिडिक मीडियम तो बनाएगी बेकेलाइट, विच इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो अगर आप बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो वो स्ट्रक्चर भी बहुत सिमिलर होता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ही बनता है और बहुत सिंपली बना सकते हैं आप उसको बेटा। ये देखिए, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेकेलाइट का। ये OH है, CH2 ये पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अगर आप देखें तो यहां पर भी
CH2 और इधर नीचे OH और ये फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा और यहां पर CH2 CH2 OH और OH ये आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में जाता जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलीमर है, इस पॉलीमर को बोलते हैं बेकेलाइट। अब अगर इस पॉलीमर में केवल इतनी ही चेन होती, सिर्फ एक लीनियर चेन, अगर यहां पर नीचे CH2OH नहीं होता और अगर ये CH2OH नहीं होता, तो इन दैट केस जो पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनता वो एक लीनियर पॉलीमर होता। उस लीनियर पॉलीमर को बोलते हैं नोवोलैक, जो कि यहां पर बना रखा है हमने। अब नोवोलैक बनाने के लिए देखिए PHOH से रिएक्ट करवाया तो जो E बनेगा आपके पास, E1 तो ये बना दिया हमने, तो जो केवल E होगा उस E में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो E विल बी ओनली योर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और ये जब पॉलीमराइज करेगा तो OH CH2 के लिंक बनते चले जाएंगे और एक लीनियर पॉलीमर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, हमने D से लेकर E तक कवर कर लिया। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड को जब हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट कराते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए, ये होता है मेलामाइन। ठीक है, तो जब ये मेलामाइन से रिएक्ट करता है बच्चों, तो जो रेजिन की बात ये कर रहा है, ये रेजिन हमने एनसीईआरटी से उठाया है, बैक व्हेन एनसीईआरटी के अंदर ही चैप्टर हुआ करता था। तो अब अगर आप रेजिन को देखें तो रेजिन क्या बनता है बच्चों, रेजिन बनता है NH2 और NHCH2OH, नीचे NH2, और ये रेजिन जब पॉलीमराइज करता है तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो ये हमने F कवर किया। अब आप देखिए एक बार वापस से B पे आते हैं, क्योंकि B से ही फिर नीचे रिएक्शन हो रही है। B से हमने रिएक्ट करवाया NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिटिलीन का, जहां पर दो एसिटिलीन की यूनिट कंबाइन होती हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एक इनाइन, वो बनता है एक इनाइन। मैंने एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बना दिया, मैं उस हाइड्रोजन को हटा के और स्ट्रक्चर वापस बना रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी अलग नहीं किया है। दिस इनाइन इज प्रोड्यूस्ड। अब इस इनाइन के ऊपर जब HCl का 1 इक्विवेलेंट डालते हैं तो एज कंपेयर टू एल्कीन, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव। तो अल्काइन के ऊपर HCl का एडिशन होता है बेटा और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। व्हाट यू गेट इज समथिंग लाइक दिस, H पे नीचे Cl लग जाएगा। अब जैसे ही Mg ईथर से रिएक्ट करवाया तो ये बना ग्रिग्नार्ड, यहां पे Cl की जगह लग जाएगा MgCl, और जब ग्रिग्नार्ड को हमने रिएक्ट कराया CH3I से तो जो MgCl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मिथाइल। MgCl विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मिथाइल। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बच्चों कुछ इस तरह का कंपाउंड, यहां पे होगा मिथाइल। अब जब इसको पॉलीमराइज कराया तो नेचुरल रबर बन जाएगा विच इज अ cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। अब अगर हमने इस पर्टिकुलर कंपाउंड को ही आइसोमराइज कराया तो एक सिंथेटिक रबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, नियोप्रीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा। ये नीचे Cl है, दिस इज Cl, दिस इज नियोप्रीन। ठीक है, तो यहां पे हमने K तक कवर किया। अब देखिए B तक दोबारा चलते हैं, क्योंकि B से वापस रिएक्शन हो रही है। B को हमने डाला रेड हॉट आयरन ट्यूब में। ये रिएक्शन जेई की फेवरेट रिएक्शंस में से एक है। तो अगर हम रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालेंगे उसे तो आप जानते हैं कि L बन जाएगा आपका बेंजीन। अब L से आगे फर्दर 1, 2 और 3 रूट जा रहे हैं, एक एक करके तीनों रूट पे चलते हैं। अगर हम L से आगे बढ़ जाएं तो बेंजीन पे फिर हमने आगे कराया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो M में बेंजीन से बन जाएगा इथाइल बेंजीन, CH2CH3। अब देखिए इथाइल बेंजीन पे ब्रोमीन का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ HNu, एक FSR होगा, FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो N बनेगा बच्चों, वो इन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन पे रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वहीं पे ब्रोमिनेशन होगा। तो रेडिकल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किस पे है, इस कार्बन पे। तो यहां पर क्या लग जाएगा, एक Br। तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा और यहां पे लग जाएगा Br। अब Br को हमने अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराया, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इट विल बी एन E2 एलिमिनेशन, और E2 एलिमिनेशन होके आपको बनेगा, आपके पास आएगा स्टायरीन। स्टायरीन, ये स्टायरीन बना, स्टायरीन को पॉलीमराइज कराया तो बना पॉलीस्टायरीन, जिसका स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरह का होता है, CH2CH PH एंड N।
तो दिस इज पॉलीस्टाइरीन। तो एक ये सीक्वेंस पूरा हुआ। अब इस सीक्वेंस के बाद चलते हैं बच्चों नीचे वाले सीक्वेंस पे। तो एल से हमने क्या किया, एक्सेस हाइड्रोजन निकल से रिएक्ट कराया एट हाई टेम्परेचर। तो आप जानते हैं क्या कि इन कंडीशंस के अंदर एल जो बेंजीन है उसका रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन होके बनेगा साइक्लोहेक्सेन। तो P प्राप्त हुआ साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन पे हमने ब्रोमिनेशन कराया। साइक्लोहेक्सेन पे जब ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्राप्त होगा। यहां पे एक्वस KOH से रिएक्शन कराया। याद करिए, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। तो जब सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा तो R बन जाएगा OH, सॉरी Br बन जाएगा OH इन केस ऑफ R। अब OH के बाद हमने PCC से रिएक्शन कराया। PCC is a weak oxidizing agent, pyridine chlorobromide. This is a weak oxidizing agent. तो R पे जब हमने PCC डाला तो PCC डालने के बाद जो S बनेगा वो S बनेगा साइक्लोहेक्सानोन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 2 डिग्री OH को किस पे कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। तो अब उसके बाद में देखिए S पे जब हमने NH2OH डाला तो NH2OH डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऑक्साइन फॉर्मेशन करेगा। तो T विल बी योर ऑक्साइन। अब इस ऑक्साइन पे बेटा आपने कराया H+ कंडीशन में या एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन। तो याद करिए बैकमैन रीअरेंजमेंट, और उस रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, U विल बी दिस 7 मेंबर्ड अमाइड। 1 2 3 4 5, ये 5 ही बने, 6 बनाने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 बन गए। ठीक है, यहां पे 2 कार्बन है। अब उसके बाद जब इसको हमने हीट किया तो ये पॉलीमराइज हुआ, और पॉलीमराइज होकर इसने क्या बनाया, नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 NH पॉलीमराइजेशन। दिस विल बी योर नाइलॉन 6। 6 क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इसमें 6 से रिप्रेजेंट करता है कि इसकी एक मोनोमरिक यूनिट के अंदर 6 कार्बन है। तो 5 कार्बन तो ये रहा और छठा कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला है। ठीक है, तो हमने L से लेकर नीचे वाली सीक्वेंस को भी पूरा किया। अब एक बार इस तरफ आइए, L को हमने ओजोनलाइज किया। जब ओजोनलाइज किया इसको बेंजीन में जब हमने ओजोनलाइज किया तो बच्चों ये देखिए क्या ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा बराबर। अब इसके बाद हमने इसको NaBH4 से रिड्यूस कराया। जब हम NaBH4 से रिड्यूस करवाएंगे तो W क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। W क्या बन जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हमने रिएक्ट करवाया इस वाले एसिड को, पैराथैलिक एसिड को। तो इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन या डेक्रॉन। टेरिलीन या डेक्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा, बेसिकली यहां पर एक COOH के साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा और जो टेरिलीन या डेक्रॉन है उसकी मोनोमेरिक यूनिट बनेगी। तो मैं आपको एक बार मोनोमेरिक यूनिट बना के दिखाता हूं, फिर उसको पॉलीमराइज भी करा देंगे हम। तो जो मोनोमेरिक यूनिट है, मान लेते हैं कि वो ये बनी। जो राइट वाला COOH था, लेट अस से इट अंडरवेंट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये बना O CH2OH। तो ये है बच्चों टेरिलीन या डेक्रॉन की मोनोमेरिक यूनिट। अब जब ये मोनोमेरिक यूनिट पॉलीमराइज होगी तो देखिए एक जगह से OH जाएगा और एक जगह से H जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा टेरिलीन या डेक्रॉन का, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा बेटा। और ये स्ट्रक्चर जे एडवांस पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो ये बन जाएगा टेरिलीन या डेक्रॉन। ठीक है, तो ये बच्चों रिएक्शंस थी पॉलीमर्स की, है ना। आपको जैसा कि मैंने सेशन के स्टार्ट में कहा था, जस्ट इन केस इफ यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द पॉलीमर्स, तो आप मुझे कमेंट्स में पॉलीमर ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस लिस्ट को अपडेट करा दूंगा और अपलोड करा दूंगा। अब देखिए इसके बाद में इन 2 स्लाइड्स के ऊपर, तो इस एक स्लाइड के ऊपर तो इस पर्टिकुलर वाले रोड मैप के आंसर्स हैं। तो आप एक बार आंसर्स रेफर कर लीजिएगा। आपका मन करे तो रिवीजन के लिए इनिशियली इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करने के बाद पूरा रोड मैप अपने आप सॉल्व करिएगा, फिर वीडियो को रन कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन। तो आप देखिए मैंने यहां पर सेंटर में रखा है HNO3 को। ठीक है, और HNO3 की रिएक्शन करवा रखी है हमने हर पॉसिबल रिएजेंट के साथ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों HNO3 को जब हमने रिएक्ट करवाया बेंजीन के साथ, तो यहां पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस और A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन।
अब नाइट्रोबेंजीन को हमने रिड्यूस करवाया H2 निकल, तो बन जाएगा एनिलीन। बच्चों एनिलीन बनाने की बहुत ज्यादा रिएक्शंस है नहीं, ये एक एनिलीन बनाने की रिएक्शन है और एक बनती है एनिलीन फिनॉल से। तो आप ये दोनों रिएक्शंस को अच्छे से याद रखिएगा, हमने वन शॉट में कवर कर रखी हैं। तो एनिलीन बनी, एनिलीन के बाद हमने CH3Cl से रिएक्ट करवाया, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो अगर आप देखें तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद ये क्या देगा, C बन जाएगा NH2 और CH3, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा अब आप देखिए बेटा B से Q पे आए, तो हमने एनिलीन को डाईएजोटाइजेशन करवाया। जब एनिलीन को डाईएजोटाइज करवाया तो बना BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-। N2+Cl- को हमने फिनॉल से रिएक्ट करवाया, तो बनती है एक डाई अंडर माइल्ड बेसिक मीडियम। वो डाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, डाई का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, PH N डबल बॉन्ड N, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डाई जो फिनॉल के साथ बनती है अंडर माइल्ड बेसिक कंडीशन। तो ऊपर की रिएक्शन अपन ने देखी। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं इस वाले लेग की तरफ चल लेते हैं। तो इस वाले लेग में देखिए HNO3 को हमने डी ग्लूकोज से रिएक्ट करवाया। याद करिए डी ग्लूकोज जब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो जो ऊपर वाला CHO है केवल वही ऑक्सीडाइज होता है, पर जब वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो ऊपर वाला COOH तो ऑक्सीडाइज होता ही होता है, जो नीचे वाला CH2OH है वो भी ऑक्सीडाइज होता है और बनता है सैकेरिक एसिड। तो डी का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो होगा COOH और नीचे भी COOH, बीच में 4 कार्बन OH OH H OH H OH H H। अब जब इसको हमने रिएक्ट कराया रेड फॉस्फोरस HI से, तो रेड फॉस्फोरस HI का ऑक्सीजन का दुश्मन है, तो सारे ऑक्सीजन को निकाल बाहर करेगा और E बन जाएगा सिंपली स्पीकिंग N-हेक्सेन। E बन जाएगा N-हेक्सेन, ठीक है। आइए अब अपन चलते हैं नीचे वाली सीरीज में। HNO3 को जब हमने टोल्यूइन से रिएक्ट करवाया तो एक एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बना। एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन विल बी दैट एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट। अब आप देखिए कॉन्क KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो याद करिए बेंजीन रिंग के बाहर अगर एक ऐसा कार्बन है जिसके पास एक हाइड्रोजन भी है, केवल एक हाइड्रोजन चाहिए, तो उस CH3 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा COOH ग्रुप के अंदर। तो COOH बना और NO2 ग्रुप्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद हमने NaOH CaO से रिएक्ट करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन। याद करिए तो जो COOH है उसमें से CO2 निकल जाएगा और क्या बच जाएंगे, केवल 3 NO2 ग्रुप्स। तो ये NO2 और NO2, COOH निकल चुका है CaCO3 बनके, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों नीचे चलते हैं। HNO3 को जब H2SO4 से रिएक्ट कराया तो बना एक इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, नाइट्रोनियम आयन। बच्चों याद करिए इस रिएक्शन के अंदर HNO3 बिहेव करता है एक बेस की तरह और H2SO4 बिहेव करता है एक एसिड की तरह, ये याद रखिएगा बात, है ना। अच्छा उसके बाद HNO3 को अपन ने रिएक्ट करवाया इस कंपाउंड के साथ। अब आप देखिए यहां पर 2 फिनाइल रिंग अटैच है, एक फिनाइल रिंग C+O के आगे अटैच है। C+O एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करेगा और इसलिए लेफ्ट वाली फिनाइल रिंग विल बी डीएक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पर अगर हम राइट वाली रिंग को देखें तो राइट वाली रिंग इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। याद करिए जब हम PHNH2 को हम असाइलेट करवाते थे तो बनती थी एक मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो दिस इज अ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, फिनाइल रिंग के पास लगा हुआ है, तो 2 प्रोडक्ट बनाएगा ऑर्थो और पैरा, जिसमें से पैरा विल बी मेजर क्योंकि यहां पर क्राउडिंग होगी। तो अब अगर हम देखें तो I और H क्या बनेंगे बेटा, मैंने आपको बता ही दिया कि पैरा विल बी मेजर, ठीक है। तो NH और ये बेंजीन रिंग है और यहां पर क्या लग जाएगा, NO2, तो ये बन जाएगा I और H विल बी सेम प्रोडक्ट, बट यहां पर NO2 कहां लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो एक बार हमने ये वाले सीक्वेंस में कवर किया, इस सीक्वेंस की तरफ आते हैं। अब आप देखिए HNO3 को हमने इससे रिएक्ट करवाया। याद करिए बेटा जो OH ग्रुप होता था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH क्या करता है, OH आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करता है। अब पैरा पोजीशन में लगा है COOH ग्रुप, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे COOH या SO3H ग्रुप अगर लगा है तो याद करिए वो रिवर्सिबली रिमूव भी हो जाता था मॉलिक्यूल से, और अगर ये रिवर्सिबली रिमूव होगा मॉलिक्यूल से तो J
के अंदर ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशंस के ऊपर NO2 लग जाएगा। अब हमने इस मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाया NaHCO3 के साथ। NaHCO3 इज अ बेस, तो जब NaHCO3 से रिएक्ट होगा तो फिनॉल का OH NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके अपना H+ दे देगा, और जो K मॉलिक्यूल होगा बेटा वो K मॉलिक्यूल बन जाएगा, ये देखिए ऐसा, OH से बन जाएगा O- और बाकी एज इट इज रहेगा। ये भी NO2, ये भी NO2 और ये भी NO2। तो ये हमने K वाला सीक्वेंस कवर किया। अब एक बार ऊपर की तरफ आइए, नाइट्रोसोनियम ग्रुप लगा हुआ है ऊपर NO। इस ग्रुप के बारे में विशेष बात ये बेटा कि यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, तो ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये मेटा डायरेक्टर होगा, बट दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो ये याद रखिएगा कि दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप। तो जो M और L लगेगा वो M और L में बेसिकली डिफरेंस यही होगा कि एक केस में जो NO2 है वो लग जाएगा पैरा पे, और एक केस में जो NO2 है वो लग जाएगा ऑर्थो पे। इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताई है। अब आप देखिए बच्चों, HNO3 को अपन ने रिएक्ट करवाया NO2 के साथ, तो यहां पर NO2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो जब दूसरा NO2 आके अटैच होगा तो वो कहां अटैच हो जाएगा, उसके मेटा पोजीशन के ऊपर, उसकी मेटा पोजीशन के ऊपर। अच्छा, अब आप देखिए Q जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट करवाया, तो PHN2+ Cl- को वाटर से रिएक्ट कराया, बना फिनॉल, ठीक है। उसके बाद फिनॉल पे CCl4KOH कराया, याद करिए कोल्बे श्मिट, तो क्या बन जाएगा, T विल बी मेजर प्रोडक्ट विल बी OH और ऑर्थो पोजीशन पे बच्चों COOH। अब T के आगे दो लाइन निकल रही है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो एक बार अपन उधर की तरफ चलते हैं, तो CH3COCl, तो बेसिकली हमने OH का क्या करवाया, असाइलेशन। तो OH का असाइलेशन अगर कराएंगे तो देखिए U क्या बन जाएगा, ये तो COOH है, और O COCH3, दिस विल बी योर U, ठीक है। अच्छा, अब T से देखिए ब्रोमीन वाटर की तरफ आइए, तो अगेन T में OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और COOH उसके ऑर्थो पे लगा है। तो यहां पर V में भी क्या होगा, जो Br है वो Br ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और COOH रिमूव हो जाएगा रिवर्सिबली। तो बच्चों ये थी एरोमेटिक की और पॉलीमर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इफ यू वांट अनदर कॉन्सेप्ट कैप्सूल, टाइम बहुत कम बचा है, तो अगर आप और किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर और किसी चैप्टर के ऊपर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कोई कॉन्सेप्ट कैप्सूल चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस टॉपिक का नाम लिखिए, विल गेट दैट डन फॉर यू। तो आप एडवांस का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए। ऑल द बेस्ट।